स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बात करते हैं खबरों की। खबर चमोली से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज गोपेश्वर में एक व्यापक रोड शो किया व लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी हेलीकॉप्टर से गोपेश्वर खेल मैदान पहुंचे। यहां से वह कार से नगर के तिराहे तक गए और फिर रोड शो के साथ पुलिस मैदान में कार्यक्रम स्थल तक गए। बता दें कि गोपेश्वर में आयोजित रोड शो में सीएम धामी के स्वागत में जन जन का अभूतपूर्व समर्थन मिला। बता दें कि भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता अपने लोकप्रिय नेता पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए पहुंची और इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं भी आप सभी को, अपनी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कालखंड है, इस कालखंड में शायद भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई लाभ नहीं मिला होगा। किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को आयुष्मान भारत मिला है, किसी को उज्ज्वला योजना मिली है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है, किसी को गरीब कल्याण योजना में लाभ मिला है, किसी को स्वच्छ भारत में जो इज्जत घर बनाए गए हैं उसमें लाभ मिला है। लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही इस पवित्र भगवान गोपीनाथ की धरा पर विभिन्न योजनाओं को, लाभार्थियों को आज यहाँ पर जहां सम्मानित करने का अवसर मिला है, वहीं विकास की बहुत सारी योजनाओं को, जिसमें 229 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। कुल शिलान्यास में से 138 करोड़ 90 लाख की योजनाओं का शिलान्यास बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत 28 करोड़ 55 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास माणा मास्टर प्लान के अंतर्गत भी अभी यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत भी 13 करोड़ 26 लाख की लागत की योजनाओं का आज यहाँ शिलान्यास किया गया है, जिसमें 99.85% यानी कि 76,408 परिवारों को जल संयोजन यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। भाइयों बहनों, आज आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारना, ये जल सैलाब हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, यूसीसी पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया नोटिफिकेशन, उत्तराखंड बना यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है देश का और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब उत्तराखंड में ये लागू कर दिया, जिस पर राष्ट्रपति का मुहर लग चुका है और यूसीसी लागू होने पर प्रदेश में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया नोटिफिकेशन और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। देहरादून से जानकारी सामने आ रही, यूसीसी पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, अब यूसीसी पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है यूसीसी लागू करने वाला, क्या जानकारी आ रही है सामने? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यूसीसी का जो कानून है वो भेजा गया था, पूरी ड्राफ्ट भेजा गया था, उसके लिए उनके सिग्नेचर्स की बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं या आईपीएस की धारा आती है उसमें उसका अंतर्गत आ रहा था। ऐसे में जो राष्ट्रपति है उनके सिग्नेचर्स की बहुत ज़रूरत थी, तो ऐसे में राष्ट्रपति के सिग्नेचर्स मिल चुके हैं। उनकी तरफ से जो मोहर है वो यूसीसी पे लग चुकी है। एक कमेटी और बनाई गई है जो नियमावली इसका बना रही है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जल्द आचार संहिता से पहले वो नियमावली बन जाएगी, जिसके बाद उत्तराखंड में जो कानून है यूसीसी का, जिसका इंतज़ार लगभग 2 सालों से किया जा रहा है, वो
पूरा हो जाएगा और इसके बाद ये लागू कर दिया जाएगा। वहीं गजट जो माफ़ कीजिएगा, जो गजट नोटिफिकेशन है वो राज्य सरकार ने जारी कर दी है कि यूसीसी को लेकर जो राष्ट्रपति है उन्होंने मोहर लगा दी है। जो नियमावली है ये माना जा रहा है कि 2-3 दिन में जो नियमावली है वो कमेटी द्वारा सौंप दी जाएगी, जिसके बाद ये जो कानून है वो उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, जिसमें कई प्राविधान है। लिव इन रिलेशनशिप में आपको रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, शादी में अगर आपकी एक शादी हो चुकी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ऐसे कई प्राविधान इसमें है। सभी धर्मों को एक कानून में ये जोड़ता है। जिस तरह से भाजपा बात करती है कि एक देश एक कानून, उसके तहत एक बड़ी मुहिम इसे कहा जा सकता है। तो यूसीसी को लेकर जितनी भी कहा जा सकता है कि इंतज़ार किया जा रहा था वो पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति की इसमें मोहर लग चुकी है और नियमावली ये माना जा रहा है कि आचार संहिता से पहले तैयार हो जाएगी और सरकार को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद ये लागू हो जाएगा। और इसका कानून काफी विवादित कानून रहा है, जिसको लेकर ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश भर में इसको लेकर विवाद चलता रहा है। और आखिरकार 7 फरवरी का दिन वो था जब इसे उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया। और अब अगर हम बात करें इसके लागू होने की तो आचार संहिता लगने वाली है। कब तक संभावना जताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो नियमावली में काम कर रही है। राष्ट्रपति की मोहर जो लग चुकी है, लेकिन लंबे समय करीब 1 महीने से जो नियमावली है वो तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ही इस नियमावली को सरकार को सौंप दिया जाएगा और ये कानून पारित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, और माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का ये मुख्य मुद्दा भी रहने वाला है उत्तराखंड के स्तर से, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया था कि अगर हम जीतते हैं तो यूसीसी लाएंगे। तो उसके तहत सरकार ने करीब 2 साल इसमें कार्य किया है। पहले समिति बनाई गई, समिति ने उसके पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया। 6 फरवरी 2024 को ये पटल में लाया गया, इसे उतारा गया। उसके बाद 7 तारीख को ये इसे पटल से पारित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। इसके बाद नियमावली की जो कमेटी थी उस पर जो तैयार किया गया, कमेटी बनाई गई, वो अभी नियमावली तैयार कर रही है। वहीं जो मंजूरी थी वो पहले राज्यपाल को भेजी गई, राज्यपाल ने इसे सैंक्शन किया। उसके बाद क्योंकि ये संविधान की समवर्ती में आता है, उसके अंतर्गत कुछ आईपीएस की धारा इसमें आती है, तो ऐसे में इसे राष्ट्रपति की जो मोहर थी वो लगनी ज़रूरी थी। तो उसके बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा गया। तो सरकार यही चाहती है कि जल्द से जल्द से लागू हो। नियमावली भी माना जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ये नियमावली सौंप दी जाएगी इसी हफ्ते, और इसके बाद ये राज्य सरकार इसे कानून घोषित कर देगी, जिसके बाद जितने भी नियम इसमें आते हैं सभी धर्मों को लेकर चलता है, क्योंकि इस बात की गई है और महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में बात की गई है। तो ऐसे में सबको ये कानून मानना होगा अगर जब ये कानून सामने आएगा। जी तुषार, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का आभार भी जताया है, साथ ही कहा किया उत्तराखंड के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यूसीसी का इंतज़ार पूरी जनता भी कर रही थी। भाजपा सरकार ने आने से पहले जब मुख्यमंत्री बनने थे पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने विधानसभा 2022 में ये वादा किया था सरकार से कि यूसीसी आएगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि जो सरकार कहती है वो अपने वादे पूरे करे, और उसी के तहत जो सरकार है वो लगातार कार्य कर रही थी। जुलाई 2022 में ही जो कमेटी है वो बन गई थी। कमेटी का जो कार्यकाल है करीब 2 साल तक चला। उसके बाद सरकार ने लगातार विपक्ष भी इस पे हमलावर था कि कब तक वो यूसीसी का जो जिन है वो कब बाहर आएगा, कब यूसीसी लागू होगा। तो उसके बाद जैसे विधानसभा में रखा गया, विधानसभा से पारित हुआ, तो कहीं ना कहीं लंबा सफ़र था। उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये गया है, पारित हो गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अब खुशी की लहर है। और इसके बाद जब ये नियमावली इसकी तैयार हो जाएगी, ये पूरी तरह से पारित हो जाएगा, तो उसके बाद जो दूसरे राज्य हैं, क्योंकि राजस्थान, गुजरात में भी बात चल रही है कि जल्द से जल्द यूसीसी वहाँ पर लागू होगा, तो ऐसे में वो भी इसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, उदाहरण के तौर पर रहेंगे कि जिस तरह से यूसीसी यहाँ पर तैयार हुआ है वैसे ही अब गुजरात और राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहती है और इसके लिए यह तैयारियां भी पूरी कर ली है। नियमावली माना जा रहा है आचार संहिता से पहले यहाँ पर आ जाएगी और इसे कानून पारित कर दिया जाएगा। जी तुषार, अगर बात करें यूसीसी की, तो अब अगर इसे लागू किया जाता है तो बताया जा रहा है कि जो निजी कानून है उनमें बदलाव होंगे, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से वो निजी कानून हैं जिन्हें खत्म किया जाएगा, या और इसके साथ ही क्या अन्य राज्यों में अगर इसे लागू किया जाता है तो क्या वहां भी इस तरह के जो कानून हैं उनमें बदलाव देखने को मिलेगा?
देखिए, अगर भाजपा के मैनिफेस्टो की तरफ से पूरा करें कि केंद्र की तरफ से, तो उनका 3 मुद्दे थे। एक 370 हटाना, यूसीसी और राम मंदिर का निर्माण। तो तीनों मुद्दे में से अगर मैं बात करूं तो 2 मुद्दे पूरे हो चुके हैं। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ तो पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा, और उसके बाद भाजपा की यही ट्राई रहेगी कि पूरे देश में इसे लागू किया जाए। तो यूसीसी अगर उत्तराखंड में लागू होता है तो इसके बाद हम देखेंगे कि अन्य राज्यों में भी इसे लिया जाएगा, इसे धारण किया जाएगा। और यूसीसी की मैं बात करूं तो इसमें कई जो मैरिज एक्ट आते थे, हिंदू मैरिज एक्ट आता था, साथ साथ अगर यूसीसी से हटकर बात करूं, अगर यूसीसी लागू होने से पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट आता था, साथ साथ मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग था। तो ऐसे में सभी धर्मों को एक साथ जोड़ेगा, कोशिश करेगा कि जो प्रणाली हो, जो कोर्ट की प्रणाली हो, वो पारदर्शिता हो सके, और सबके लिए, चाहे वो जाति के, अलग जाति के हो, धर्म के हो, या फिर अलग वर्ग के हो, या समाज के हो, सबके लिए एक ही कानून होगा, सबको एक ही कानून मानना होगा, और इसी के तहत जो सरकार होगी वो चलेगी, और इसी के साथ जो जनता होगी उन्हें एक समानता मिलेगी, क्योंकि संविधान भी ये कहता है कि एक समान सब व्यक्ति है। तो ऐसे में संविधान के तौर पर ही हम इसे कह सकते हैं कि जब यूसीसी आएगा तो सबको एक संविधान अधिकार मिलेगा, एक पत्नी रखने का आपको अधिकार होगा, उससे अत्यधिक रखेंगे तो आपको कानून जी। तुषार, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि निश्चित रूप से इस कानून के लागू होने के बाद जो है प्रदेश में सभी को समान नागरिकता का अधिकार मिलेगा। बावजूद इसके साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिलाएं हैं उन पर जो उत्पीड़न होता है उस पर लगाम लगने में अधिक कामयाबी मिलेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री के शब्द एक्स में देखे या ट्विटर में देखने को मिले हैं, उससे साफ तौर पर लगता है, और पहले से सरकार यही चाहती थी कि सभी जाति, धर्म और जो समाज है उसमें एकता है, एक समान हो, और इसी के तहत भाजपा सरकार लगातार कार्य कर रही थी। अगर मैं एक समान की बात करूं तो जैसे पहले देखा गया था, बहु विवाह होता था, 3 तलाक होता था, और साथ साथ जो अत्यधिक पत्नी रखने का भी एक समाज में देखने को मिलता था, अब वो बंद हो चुका है। साथ साथ उत्तराधिकारी रखने में, अगर आपका कोई अडॉप्शन भी आपको लेना है तो आप उसकी भी प्रॉपर्टी में बराबरी का हकदार होगा। वहीं अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है कि जो वुमेन ऑफ द हाउस होती है वो महिला होती है, मैन ऑफ द हाउस उसके पास पूरी अधिकार होता है। तो ऐसे में अब प्रॉपर्टी का अधिकार भी दोनों के बीच में बराबर होगा। उत्तराखंड में भी यूसीसी अगर लागू होता है तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण तो जरूर बढ़ेगा, और ऐसे में जो जाति है, धर्म है, उसमें एकता आएगी, और साथ साथ एकता के साथ साथ सबका एक कानून होगा। तो एक बढ़िया पहल या एक बेहतर पहल हम इसे कह सकते हैं उत्तराखंड से शुरू होने वाली है, जो पूरे देश भर में आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। जी, और अगर बात करें विपक्ष की, विपक्ष जो है शुरू से ही, जब से इस कानून को लागू किए जाने की बात चली है, तब से लेकर जब इसे विधानसभा में पारित किया गया तब तक जो है हमलावर रहे। लेकिन अब अगर बात करें उनकी तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से सवाल पूछा गया क्या आप उनके साथ है या सरकार के साथ है, यूसीसी का आप समर्थन करते हैं, तो उनका कहना है कि हमसे पूछा ही नहीं गया। बहुमत भाजपा सरकार की थी तो उन्होंने ना सर्वदलीय बैठक बुलाई, उस दौरान ना कार्यमंत्रण की बैठक हुई, अपने आप ही उन्होंने फैसला लिया। तो ऐसे में बहुमत का जो अधिकार है उन्होंने अपने पास रखते हुए ये कानून प्रदेश की जनता पर थोपा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी यूसीसी का दुर्प्रचार करने में कांग्रेस लगी हुई है। ये चाहती है कि जो यूसीसी है उससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो ना भटके, वो जो उनके मुद्दे हैं, कांग्रेस के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, रोजगार है, या फिर उत्तराखंड की बात करें तो महिला उत्पीड़न जैसे यहाँ पर मामले उठाए जा रहे हैं, तो उनके मुद्दे लोगों तक पहुँचे, और जो भाजपा के मुद्दे हैं वो जनता तक ना पहुँचे। तो इसलिए यूसीसी को वो भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा। उनका आरोप भी यही है भाजपा पर कि जिस तरह से जो भाजपा है वो यूसीसी का जो जिन है वो निकालती रहती है, लेकिन फिलहाल अभी भी जो कानून है वो नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही नियमावली आती है ये कानून पारित हो जाएगा और सबको ये कानून मानना होगा। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जहां टिहरी लोकसभा सीट से जोत सिंह गुंसोला प्रत्याशी घोषित किए गए। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और 10 साल से टिहरी लोकसभा में जो जीत का सूखा पड़ा है उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा है। जोत सिंह गुंसोला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी घोषित करते टिहरी लोकसभा सीट से हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला जी। हराकत है पार्टी में तो बातचीत करेंगे। सर, पार्टी ने बड़ा भरोसा करके आपको दिया है, बड़ा मंथन आपकी सीट पर हुआ है और आपके सामने चुनौती बड़ी है। मैं पार्टी हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का
और तमाम साथियों का जो है मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं प्रदेश की जनता को, इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि मैं कांग्रेस के निर्णय पर खरा उतरूंगा और पूरी ताकत के साथ जो है इस 10 साल के सूखे को खत्म करेंगे। मुकाबला आपके सामने उस पार्टी से है जो इस समय देश दुनिया की बड़ी पार्टी है, धन बल का भी बड़े कह सकते हैं। कैसे मुकाबला करेंगे उन सब चीजों से? क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जाएंगे? जी, मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। राहुल गांधी ने एक 5 सूत्री न्याय यात्रा निकाली है और वो मुद्दा पूरे देश में गुंजायमान है और वो रास्ता एक ऐसा है कि न्याय, सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है और ये मुद्दा घर घर तक पहुंच चुका है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सत्ताधारी पार्टी अपने को दाएं बाएं भ्रम जाल में फैलाने की कोशिश कर रही है। चुनाव अभी हुआ नहीं है, 400 पार हो चुके हैं। अब 400 पार कौन दे रहा है, कौन कर गया, हमें नहीं पता और अब उनको भी दोबारा सोचना पड़ रहा है कि हमने गलती से 400 पार कर दिया। हमने कहा 400 पार नहीं, देश से ही बाहर है। कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहेंगे ताकि कांग्रेस एकजुट हो सके और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि हम सब लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर जो है इस समय इस परिवर्तन की लहर में अपना योगदान दें और बढ़ चढ़कर कांग्रेस के लिए काम करें, यही मेरी अपील है। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, साथ ही जो 10 साल का सूखा टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का रहा उस सूखे को खत्म करेंगे और एक बार जीत के लेकर कांग्रेस की उस आवाज को, जनता की उस आवाज को संसद में उठाने का काम उनके तरफ से किया जाएगा। कैमरामैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग के द्वारा तैयार किए गए कैलेंडर का अनावरण किया, जहां इस दौरान उद्यान विभाग से जुड़े कई अधिकारीगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान गणेश जोशी ने अधिकारियों को वार्षिक कार्य कैलेंडर को जारी करने के निर्देश दिए, जिसके चलते आज कैलेंडर का अनावरण हो पाया है। इस दौरान उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है। कर्णप्रयाग के नंदानगर के लाखी गांव में भालू के हमले से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक लाखी से बाजबंगड़ ग्रामीण पहुंच रहे थे, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं सरपंच संगठन के जिलाध्यक्ष कैलाश खंडूड़ी ने वन विभाग से घायलों की मदद करने की बात कही है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जबकि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि उनके बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की कार्यकर्ता विहीन पार्टी हो चुकी है, सिर्फ नेता ही आगे चल रहे हैं। बहुगुणा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें कुमाऊं क्लस्टर का प्रभारी बनाया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतकर दिखाएगी। भी हूँ, 2 सीट का इंचार्ज हूँ। देखिए, मैंने परसों भी एक प्रेस कही थी, हल्द्वानी में करी थी। जब मैं प्रोग्राम में था, मैंने वहाँ पे एक बात कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि कांग्रेस जो है वो नेता बेस्ड पार्टी है और हम एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। अब समस्या कांग्रेस के पास सबसे बड़ी आज के दिन ये हो गई, कार्यकर्ता थे नहीं और नेता चलते जा रहे हैं। तो ना कार्यकर्ता बचे ना नेता बचे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे जो इनके प्रमुख नेतागण हैं, सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का भी स्टेटमेंट सुना कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। तो सबको राइटिंग ऑन द वॉल क्लियरली दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मैं कुमाऊं के क्लस्टर का प्रभारी भी हूँ, 2 सीट का इंचार्ज हूँ। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर सीडीपीओ कार्यालय के बाहर पिछले 23 दिनों से अपनी मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठी हैं। कार्यकर्त्रियों का कहना है कि पिछले 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही है, लेकिन सरकार
कि सुनना तो दूर की बात, यहां तक कि स्थानीय विधायक हो या सांसद कोई भी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि चुनाव के टाइम पर नेता लोगों से बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं जो चुनाव के बाद धरातल पर कहीं नजर नहीं आते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द सरकार नहीं मानती है तो आगामी लोकसभा चुनावों में नोटा के बटन को दबाएंगी। की रणनीति यही है कि हम यहाँ ही बैठे हुए, हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर हमें आचार संहिता भी लगती है तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे, अपने सेंटरों पे बैठ के करेंगे। दूसरा, हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, हम नोटा दबाएंगे। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो महिलाओं का क्या करती हैं, महिला सशक्तिकरण कर रही हैं, लेकिन 1% भी नहीं हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? डीलरों का काम हमें थमा दिया, बीएलओ का काम हमें थमा दिया, सारा अंडे खजूर सब चीज़ें हमें दे दी करने के लिए, 17 तरह के रजिस्टर दे दिए। तो हमारे पूरी ज़िंदगी तो इसी रजिस्टरों में चली जाएगी। हमारे लिए बचता क्या है सर? हमारे लिए कुछ नहीं बच रहा है। लास्ट में हमें खाली हाथ भगाया जा रहा है। हमारे ही पैसे काटते हैं, हर महीने 100 रुपये कटते हैं, वो कहाँ जा रहा है? खबर देहरादून से है, जहां जनपद के नगर और देहात के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक बार फिर से महिला चीता मोबाइल नियुक्त की गई है। महिलाओं के संबंधित अपराधों की रोकथाम और स्कूल कॉलेज संस्थान के आसपास ईव टीजिंग की घटनाओं पर रोक लगाए जाने के लिए 20 महिला चीता मोबाइल को अलग अलग थाना क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। चीता मोबाइल में नियुक्त महिला कर्मियों के द्वारा महिला विद्यालयों और संस्थानों के आसपास ईव टीजिंग की घटनाओं पर रोक लग पाएगी। साथ ही महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की किसी भी सूचना पर मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी का सशक्त नारी और को लेकर अभियान चल रहा है, जिसमें एक रोड शो भी यहाँ हुआ था, उसी के कंटिन्यूएशन में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेते हुए करीब हमने 20 महिला चीता विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगाई है, जो प्रातः 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नियुक्त रहेंगी। और जो ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पर महिलाओं के कॉलेजेस हैं, बच्चियों के हैं, जहाँ पर उनका स्कूल कॉलेज आना जाना होता है, यूटीजी की कहीं शिकायतें होती है, वो वहाँ पर पेट्रोलिंग कराएंगे। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।